जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का प्रश्न पत्र जो आउट हो चुका है, हमारे पास आया है। तो हम सोचे कि आपका इसका सॉल्यूशन बता दूं। तो चलिए बारी बारी से करके सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन 1 जो कि आपके एग्जाम में कल पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। ये जो कल आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को, ये मैथ का, उसमें आपको ये पूछा जाएगा। देख लीजिए, बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8 है तो आर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, ए बराबर 72 दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिदम है, ठीक। तो ए का मान दिया हुआ है 72, बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 9 और क्यू का मान है 8। अब प्लस आर का मान नहीं दिया हुआ है, यही आर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 बराबर 9 अठे 72, अब प्लस आर, ये प्लस 72 राइट साइड है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, ये होगा माइनस 72। अब बराबर आर है तो आर 72 में से 72 घटा 0, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 0। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी पेन गिर गया, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आर का मान 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन कल पूछा जाने वाला है आपके सेंटअप एग्जाम में। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मस ए बी का, ठीक है ना, गुणे लस ए बी का, यानी कि दो संख्याओं का मस गुणे दो संख्याओं का लस क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लसा गुणे मसा होता है। तो देखिएगा दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, तो दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो बोल रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होगा, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा ए इंटू बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा दो संख्याओं ए और बी का लसा गुणे ए और बी का मसा बराबर हो जाएगा ए गुणे बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। ये रहा क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। बोल रहा है कि रूट 15 है, रूट 15 क्या है, तो रूट 15 देखिए पूर्णांक दिया है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो रूट 15 होगा एक अपरमेय संख्या, रूट 15 होगा एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा क्वेश्चन फोर्थ। बोल रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, 124 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो 31 दूना के 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, तो 2 का घातांक कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ, ये रहा क्वेश्चन फिफ्थ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसके लिए आप एक नियम याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला है कि यदि कोई भिन्न p बट्टे q के रूप में रहता है तो Q यदि क्या, Q यदि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो शांत होगा। क्या होगा बाबू, शांत दशमलव होगा, अन्यथा शांत दशमलव नहीं होगा। तो इन सब का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे कि किस में भिन्न, यानी कि Q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 160 का निकाल के देखते हैं। तो जब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये 40 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 20, ये हो जाएगा 10 और ये भाग करेंगे तो 5 आ गया। तो यहाँ पे 2 गुणे 5, देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुणे 5, यानी कि ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 3/160, ठीक है। बाकी का सबका निकाल के देखिएगा आप लोग, जहाँ भी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो पता चलेगा कि वो अशांत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन 6 आप सभी के सामने, देखिएगा।
यही क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मौसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा? तो अभी अभी एक फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा। तो मान लेते हैं कि एगो संख्या ए है, एगो संख्या बी है। अब बराबर में कितना यहाँ पे नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू? मस गुणे लसा होता है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बाबू मस गुणे लसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए मस दिया हुआ है 5 गुणे लसा नहीं पता है, यही ज्ञात करना है। अब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लसा बराबर 1600, अब बट्टे में ये चला जाएगा इधर 5, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 320। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 दिया हुआ है, उनका मौसा 5 दिया हुआ है, तो लसा ज्ञात करना है। तो लसा गुणे मौसा गुणे लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसको हल किए हैं तो आ गया है 320, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन जो आपका कल सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। बोल रहा है कि 36 गुणे 84 का मौसा होगा। 36 गुणे 84 का ना क्या है, 36 तथा 84 का मौसा होगा। तो 36 और 84 का मौसा ज्ञात करेंगे। ये हो गया 84 और इस 36 से भाग करेंगे तो दो मर्त में जाएगा 36 दुना के 72, भाग करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा ये 12, और फिर 12 को भाग करेंगे 12 से भाग करेंगे 36 को, तो 12 तिहाई 36 कट गया, यानी कि 12 से कट जा रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, मसा हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पेपर आउट हुआ है, वैसे तो पेपर जब आउट होता है तो रद्द हो जाता है, परंतु ये सेंटअप एग्जाम का पेपर है तो शायद रद्द नहीं होगा, ठीक है ना। पता नहीं कौन किसी ने आउट कर रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास आया तो हम भी सोचे कि आप सभी को बता दूं कि इस पेपर आउट हो चुका है। तो इस पेपर को जरा ध्यान से देख लीजिए, शायद पेपर रद्द हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो आप लोग बहुपद का परिभाषा पढ़े होंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात सदैव अऋणात्मक पूर्णांक रहता है उसे बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसका घात निगेटिव में कभी नहीं होगा, हमेशा नॉन निगेटिव होगा, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तो होगा बहुपद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी सब पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे दिया है 2/x लिख लेंगे इसको, और माइनस में 2/1 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर -x -1, यहाँ पे -2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव नंबर आ गया ना, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसका घात है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा 2/x - 1, ये बहुपद नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखते चलिए, सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है, ये सब पेपर आउट हुआ है उसी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते चलिए। बोला यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है फॉर्मूला का, तो माइनस लिखेंगे, और b के जगह पे यहाँ पे है कितना, -2, तो -2, अब बट्टे में a के जगह पे यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा +2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 रहा ये, बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या होगा? तो इसको हम हल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस x
-3 बराबर 0। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -3 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x + 1 गुणे x -3 बराबर 0। यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब क्लास चलाएंगे तो उसमें आपको बढ़िया से समझा देंगे। अच्छा है जो बच्चे हमारे से हमसे क्लास किए उनको अच्छी तरीक़ा से समझाए हुए हैं। तो ये वाला हो जाएगा x + 1 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x -3 बराबर 0। तो ये वाला हो जाएगा x बराबर -1, ये हो जाएगा x बराबर +3। तो देख लीजिए ऑप्शन में कि -1 और 3 कहाँ है ऑप्शन, तो यहाँ पे -3 है तो नहीं होगा, यहाँ पे -3 और -1 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का 3 और ये है माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुपद का शून्यक हो जाएगा 3, -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो पहले इनको सजा के लिखते हैं, सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा cx स्क्वायर + bx + a, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। तो यहाँ पे देखिए b के जगह पे तो वही है b, और a के जगह पे आ गया है c, तो ये हो जाएगा -b/c। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा -b/c। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। हम अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप लोग उसे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कर लेंगे तो जितने भी वीडियो मेरा बनने वाला है सारा का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x - 2 के शून्यक अल्फा और अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इक्वल टू -d/a होता है। ये है त्रिघात बहुपद का सूत्र। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -d/a। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस है फॉर्मूला का तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे d का मान -2 है, अब बटे में a का मान 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/2 भाग करेंगे तो आएगा 1। तो बोल रहा है कि अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, देख लीजिए, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखते चलिए और क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन ये रहा 13। बोल रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 4 दिया हुआ है, gx का घात 2 दिया हुआ है, तो px बटा gx क्या होगा। तो देखिएगा बोल रहा है कि px बटा gx क्या होगा, ठीक है ना। तो px का मान 4 दिया हुआ है, gx का मान 2 दिया हुआ, भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, px बटा gx हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो q एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये अगर किसी भी संख्या जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 6q+2 है तो ये हो जाएगा सम संख्या, 6q+4 है तो ये भी हो जाएगा सम संख्या, यहाँ पे 6q है तो ये भी होगा सम संख्या, तो यहाँ बचा कौन 6q+3, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 6q+3। चलो अब ये वाला हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बोल रहा है कि बहुपद 3x³ - 5x स्क्वायर माइनस 11x - 3 का घात क्या होगा। तो जो बहुपद में सबसे मतलब चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे चर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यानी कि यहाँ पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 1 है, तो सबसे ज्यादा कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन 16। तो बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक
यदि एक एवं एक है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के यदि शून्य कितना है, एक एवं एक है तो बहुपद होगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का मान एक, बीटा का मान एक, गुणे एक्स प्लस अल्फा का एक और बीटा का एक। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला माइनस माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक एक दो एक्स प्लस एक गुणे एक एक हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस एक हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्शन वन। शून्यक है एक कमा एक एवं एक, तो बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस एक। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन 17। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है। तो देखिए यौगिक संख्या भाज्य संख्या को कहा जाता है, कंपोजिट नंबर को यौगिक संख्या कहा जाता है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये अभाज्य संख्या 23, अभाज्य संख्या 32। ये हो जाएगा ऑप्शन सी होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी होगा अभाज्य संख्या 32, अरे भाज्य संख्या 32 है, यानी कि यौगिक संख्या या कंपोजिट संख्या या भाज्य संख्या 32 है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी। आइए अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये है 14 और 35, तो 7 दूना के 14, 7 5 35, ये कट रहा है तो ये होगा भाज्य संख्या, ठीक है ना। अरे सह भाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे देखिए 18 और 25, ये 18 और 25 ये किसी से नहीं कटने वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या हो जाएगा 18 25। यहाँ पे देख लीजिए 21 तिया 93 होगा, और यहाँ पे 16 दूना का 32 और 31 दूना के 62, दोनों दो से कटने वाला है, तो ये अभाज्य संख्या क्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा सह अभाज्य संख्या। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन 19। कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्य वो 1/अल्फा होगा, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक पता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, दोनों को गुणा करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं अल्फा गुणे बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, बीटा का मान कितना 1/अल्फा, अब बराबर होता है c/a। तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/1। c का मान कितना है बाबू, k है, और a का मान 3 है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 3। तो देखिएगा कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20। हाँ क्वेश्चन 20 कह रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें। हाँ हाँ ओहो कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 इक्व टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्व टू 0 का हल होगा। तो देखिए जब तीनों बराबर होता है ना, तो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि अनंत हल होगा। क्या होगा इसका, इसका होगा अनंत हल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों में कितने हल होंगे। समीकरण x प्लस वाई के y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों में कितने हल होंगे। तो इसमें होगा बाबू अनगिनत होगा, वास्तविक संख्या के लिए अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22।
ठीक है? आप लोग ज़रा कमेंट करके बताते रहिए कि ये वीडियो कैसा बन रहा है, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और आप सभी के लिए पूरा कोर्स लेके आऊँ, ठीक है ना? जितना कमेंट कीजिएगा उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। चलिए बोल रहा है कि यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 है एवं 37x प्लस 29y बराबर 95 है, तब x और y का मान क्या होगा? तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, गुणा करके, ये थोड़ा-सा लंबा जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो हम खाली इसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। इसको हम पहले से हल कर चुके हैं। चलिए, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा विलोपन विधि द्वारा, काफ़ी ये हल्का है, थोड़ा-सा गुणा भाग ज़्यादा करना है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 23। बोल रहा है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय रेखा समीकरण का आलेख हमेशा निरूपित करता है, तो बाबू सरल रेखा को। जो रैखिक समीकरण होगा ना, वो हमेशा सरल रेखीय होता है, ठीक है ना? रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो सरल रेखीय होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। फिर जो हम 25 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। अब बाकी का जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को उसको उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा अगला वीडियो आप सभी को मिल सके। बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन होता है बाबू a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है ना? यही होता है अद्वितीय हल का, यानी कि एक हल का यही कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा के, ए के जगह a1 के जगह पे के और a2 के जगह पे 6 हो जाएगा, तो k बटे 6। b1 के जगह पे हो जाएगा -1 और c1 के b2 के जगह पे हो जाएगा -2। तो ये हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर 6/2, भाग करेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा के नॉट इक्वल टू 3। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, के नॉट इक्वल टू 3। तो बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अद्वितीय हल होगा, तो के नॉट इक्वल टू 3 के लिए अद्वितीय हल होगा। 24 का ऑप्शन डी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन 24 से क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाओं हो तो हल संख्या होगा, ठीक है ना? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। जब रेखाएं समांतर होगी, ये रेखाएं समांतर होगी, तो जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी या एक दूसरे पे कभी टच नहीं करेगी, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या है? जब क्या दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो उसका क्या हल होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? उसका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। याद कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो तो हलों की संख्या होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब देखिए जो बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम अगले वाले वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अगले वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा और जाइए कल पूरा बढ़िया से एग्जाम में लिखिए। वैसे तो एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए, परंतु अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।